आज की जो क्लास है बेटा वो है करंट अफेयर्स की। और चलो सबसे पहले पढ़ते हैं जापान टू पार्टिसिपेट इन नेटो समिट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार नाटो ने पार्टिसिपेट करने के लिए जापान ने इसको पार्टिसिपेट में ज्वाइन किया हुआ है और ये पहली बार हो रहा है। और नाटो आप जानते हो बेटा नाटो क्या होता है, तो सबसे पहले बता दो जापानी प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा will attend this month NATO summit in the Madrid, becoming the country first leader to join to top meeting of the Transatlantic Alliance। ध्यान रखना है आपको बेटा, नाटो की फर्स्ट मीटिंग करने के लिए प्राइम मिनिस्टर इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैड्रिड में हो रही है और मैड्रिड कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में आता है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं कि ये है क्या, नाटो समिट क्या होता है और मैड्रिड कहाँ पर है। तो देखिए समिट इन मैड्रिड बिकम द कंट्री फर्स्ट लीडर टू ज्वाइन टॉप मीटिंग, यानी कि पहले बार ये क्वेश्चन आएगा कि जापान का वो पीएम कौन है जिसने नाटो का समिट ज्वाइन किया था, तो आप बताओ कोई? फूमियो किशिदा। ओके, और ध्यान रखना है इसी साल हो रहा है। इसमें टोटल 13 नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी बोलते हैं नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये इसका जो ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, स्वीडन एंड फिनलैंड हैव द अप्लाई नाटो। ये अभी रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड है, इन्होंने नाटो की मेंबरशिप लेने के लिए अप्लाई किया हुआ है। नाटो एक आर्मी फोर्स है जो 30 कंट्रियों के द्वारा एक संयुक्त अलायंस बनाया गया है, जिसमें यह डिसाइड होता है कि सारे लोगों के पास, किसी के भी पास कोई कंट्री हमला करती है तो ये नाटो पे हमला माना जाएगा। वो 30 कंट्रियों की जो आर्मी फोर्स है उस व्यक्ति से या उस कंट्री से लड़ाई लड़ेगी। तो ये आत्मरक्षा के लिए छोटे छोटे देशों ने मिलकर एक संगठन या ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इसका जो हेड है वो है अमेरिका, इसीलिए सबको अमेरिका आंखें दिखाता रहता है। अब नाटो के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, नाटो है क्या और क्या करेंगे। अब साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं इसके? योन युंग योल विल बी द फर्स्ट लीडर फ्रॉम द कंट्री टू अटेंड। क्लियर? अब आते हैं नाटो में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है वो देख लीजिए। नाटो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाटो फॉर्मेशन 4 अप्रैल 1949 में हुआ है। दूसरा, नाटो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग है और नाटो टोटल मेंबर 30 है। और नाटो लास्ट मेंबर ऑफ नाटो नॉर्थ मैसेडोनिया। ये कई बार पूछा जाता है कि नाटो का जो लास्ट 30 नंबर वाला जो मेंबर है वो कौन सा है। तो ये 5 पॉइंट है टोटल के टोटल, वो सब इंपॉर्टेंट है नाटो के लिए। और ये आप बिल्कुल बेटा ध्यान दे लीजिए कि ये आपको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो नाटो का जो जापान वाला जो केस है, इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें नाटो की पढ़ी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए 47th मीटिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिलिंग टू बी हेल्ड इन श्रीनगर। अभी जीएसटी की मीटिंग हो रही है, किस नंबर की हो रही है? 47th नंबर की मीटिंग हो रही है। 46 नंबर की मीटिंग कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। जीएसटी क्या है? गुड्स सर्विसेज टैक्स। जीएसटी क्या है? गुड्स, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस और टी फॉर टैक्स। तो जो आप खरीदते हैं चीज़ें, घर में कोई भी चीज़ें खरीदो उस पर एक टैक्स अलॉट होता है जो केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी बोला जाता है, उसको लिया जाता है। इससे पहले वेट हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स। ये हर स्टेट अलग अलग तरीके से लेती थी, लेकिन जीएसटी लागू हुई तो इसका मकसद क्या था कि ऑल इंडिया में कहीं पर भी कोई चीज़ खरीदे एक ही प्राइस में मिले। पहले क्या था, सब जगह अलग अलग प्राइस है। जैसे पेट्रोल डीजल का प्राइस है, ऐसे ही सब जगह हर चीज़ का प्राइस अलग अलग हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में पेट्रोल डीजल को हटा दिया जाए तो सभी प्राइसेस सेम हैं। आप कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीदे, जैसे टाटा सोल्ट नमक है वो यहाँ पे खरीदते हैं, वो भी 25 रुपये की आती है। और कहीं आप मुंबई में खरीदते हैं वहाँ पे भी 25 रुपये की आती है। सब जगह एक ही चीज़ अलॉट होती है। तो इस बार श्रीनगर में हुई है और ध्यान रखना है 28 जून और 29 जून को ये होने वाली है। और इसके लिए चेयर कौन कर रही है? निर्मला सीतारमण। दिस इज द सेकंड टाइम दैट इज द जीएसटी काउंसिलिंग मीटिंग इन द बी हेल्ड एट श्रीनगर। इससे पहले भी 2017 में हो चुकी है जीएसटी मीटिंग और इस बार कितनी टाइम में हो रही है? सेकंड टाइम में। तो इतना ही आपको पढ़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा यही आएगा कि रिसेंटली आप बताइए किस राज्य में जीएसटी काउंसिलिंग हुई थी। या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 47th नंबर की जीएसटी काउंसिलिंग किस राज्य में या किस स्टेट में अभी कराई गई है? और श्रीनगर में। बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीयूष गोयल, आफ्टर सेवरल ईयर इंडिया एबल टू विन फेवरेबल डब्ल्यू आउटकम्स।
WTO आपको अच्छे से पता हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें पीयूष गोयल जी हैं हमारे, ये इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आउटकम दिस विद द स्ट्रांगली ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट इंडिया फार्मर्स एंड फिशरमैन के लिए इंडिया वॉज द एबल टू सिक्योर अ फेवरेबल आउटकम WTO आफ्टर मेनी ईयर्स। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल टोल्ड द मीडिया आफ्टर द कंक्लूजन 12th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी एक रिसेंटली हमारा केस चल रहा है, हमने तुर्की के लिए कुछ गेहूँ भेजा हुआ था, उस गेहूं को उन्होंने बता दिया कि इसमें एक वायरस है इसलिए हम इसको नहीं खरीदते हैं, यही काम किया था मिस्र ने। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं वो एक मीटिंग की है WTO के साथ कि ये जो हमारे साथ एक अगेंस्ट फार्मर और हमारे जो फिशरमैन के साथ जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हमारा जो गेहूं है उसमें वायरस पैदा होता है, ये होता है, वो होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके लिए सिक्योरिटी करना चाहिए और WTO को इस पर एक्शन लेना चाहिए ऐसे देशों के खिलाफ जो झूठ का माहौल क्रिएट करते हैं, कंट्री को बदनाम करते हैं और इस तरीके से। तो इसके लिए जो अगेंस्ट वर्ल्ड लेवल पर जो माहौल क्रिएट किया गया है तुर्की के द्वारा, मिस्र के द्वारा, तो इसके लिए हमने अभी WTO की एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है उससे बातचीत की है, जिसके जो प्रभारी हैं वो कौन है, पीयूष गोयल हैं। ये इस क्वेश्चन का मेन मकसद था। तो यहाँ पे देखो, डिस्प्लेड स्ट्रॉन्ग ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट इंडियन फार्मर्स एंड फिशरमैन, आप देख रहे हो ना। तो हमारी जो मछलियाँ हैं उनमें वायरस बताया जाता है, हमारा जो गेहूँ है उसमें वायरस बताया जाता है, जिससे वो बिके ना मार्केट में। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेदारी किसकी है, व्यापार सही से हो, ये जिम्मेदारी किसकी है, WTO की। इसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 1995 में इसको बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। कहाँ पर है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे जो फार्मर और मिनिस्टर की बात की जाए, कृषि मंत्री की, तो वो कौन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और हमारा जो पीयूष गोयल हैं वो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। और एक चीज़ समझा देता हूं मैं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर में ही सारी चीज़ें, विदेश का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इन्हीं के अंडर में खाद्यान्न चीज़ों का इंपोर्ट होगा। और जो कृषि मंत्री होगा वो देश के अंदर काम करता है, बाहर के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कमर्शियल हो जाता है। कमर्शियल एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल। आगे चलते हैं, इनके क्या क्या खास चीज़ें तो वो देखो। हेडक्वार्टर कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। मिनिस्टर कॉमर्स इंडस्ट्री अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन श्री पीयूष गोयल, ये भी आपको लिखना जरूरी है, पीयूष गोयल का। तो ये चीज़ें आप बेटा समझ लीजिए और इन्होंने किसके लिए काम किया है ये भी आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट प्लांट डिस्कवर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मिल चुका है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के अंदर, और इसको अंडर वाटर प्लांट भी कह सकते हैं, जो सबसे बड़ा है। और मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे दिया है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लिविंग प्लांट्स हैज बीन आइडेंटिफाइड इन द शैलो वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जो वेस्टर्न कोस्ट है ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ये मिला हुआ है। ये आप देख रहे हो, ये इतना हैवी ग्रास है कि इसके अंदर कौन छुप जाते हैं, शार्क मछलियाँ छिप जाती हैं, भेल जैसी मछलियाँ इसके अंदर छिप जाती हैं। इतना बड़ा है, विशाल है। तो बड़ा स्टीरिक प्लांट हैड आइडेंटिफाइड शैलो वाटर ऑफ द कोस्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द स्वेलिंग सी ग्रास मरीन फ्लोन द प्लांट नाउन द पिसोडोनिया ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेचेस फॉर द देन 112 माइल्स यानी कि 180 किलोमीटर इन द शार्क वे। और ये कहाँ पर पाया जाता है, शार्क बे में पाया जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया में एरिया ऑफ द प्रोटेक्ट इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और इस एरिया को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए शामिल कर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये कितना किलोमीटर का है, ये इसकी जो लंबाई है वो कितना है, 180 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसमें शार्क जैसी मछली, ब्लू व्हेल जैसी मछली भी छिप जाती है, पता नहीं चलता। तो ये वर्ल्ड लिविंग लार्जेस्ट प्लांट है और अंडर वाटर प्लांट है। तो ये क्वेश्चन आएगा कि बताइए दुनिया का अंडर वाटर प्लांट कौन सा है, तो आप बता सकते हो सी ग्रास ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है ये, और कहाँ पाया जाता है, शार्क बे में। कहाँ पाया जाता है, शार्क बे ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चाइना बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ इंडियन ब्रोकन राइस। राइस की बात हो रही है यहाँ पर। तो ब्रोकन राइस का मतलब होता है चाइना हमसे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट मतलब खरीदता है। क्या खरीदता है, राइस खरीदता है। और ये कितना बड़ा हो गया है कि लार्जेस्ट इंपोर्टर है, मतलब सबसे ज़्यादा चाइना खरीदता है हमसे राइस। आप सोचिए कि चाइना के पास खूब विकास कर ले, लेकिन हम उनको खाने के लिए चावल ही नहीं देंगे तो क्या घंटा विकास कर पाएंगे। प्लास्टिक को थोड़ी खाएंगे, क्या टेक्नोलॉजी के खाएंगे। तो हमारी जो बेसिक नीड होती हैं वो पूरी होने के बाद अगर हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो हमने कुछ किया, अदरवाइज हमने कुछ भी हासिल
नहीं किया है। चलिए हम बात करते हैं, तो इस बार किसने, देखिए यहाँ पर देखते हैं, चाइना हैज द इमर्ज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस फ्रॉम द इंडिया, टेकिंग ओवर द अर्लियर लार्जेस्ट इंपोर्टर। और देखिए आने वाले समय में भी ये सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंपोर्टर बनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या और वहाँ पर जो इसका यूज है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चाइना के लिए है, बस इतना ही क्वेश्चन इसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और इसके बारे में हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इस बार कितना उसने यूज किया है वो भी अब आप देख लीजिए, वो पहले कितना करता था। तो पिछली बार की अगर बात की जाए, ट्रेड 16.34 LMT हुआ है, इसका मतलब होता है लाख मैट्रिक टन। LMT का मतलब क्या होता है, लाख मैट्रिक टन। लेकिन यही चीज देखिए यहाँ पर 2000 देखिए 212.10 लाख मैट्रिक टन इन द ईयर 2021 से 22 पे हो गया है। यानी कि हमने वहाँ पिछली साल की अपेक्षा इस बार भी क्या किया है, बासमती राइस वाज द 30.848 LMT हैज द डिक्रीज फ्रॉम द एक्सपोर्टर 2020-21 which was the 46.30 LMT non-basmati rice was the largest share in the India export of the rice। तो import और एक्सपोर्ट तो यहाँ पे चाइना ने import किया है हमसे, तो ये 2221 में बहुत ज़्यादा हो गया है। और एक्सपर्ट इंक्रीज देखा है तो प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो नूडल्स एंड बाइंस वगैरह हम उनसे खरीदते हैं, लेकिन कोविड-19 के दौरान हमने वो भी खरीदना उनसे बंद कर दिया है। लेकिन चाइना हमारा इंपोर्टर हो गया है इंडिया के राइस का, और वो भी कितना हैवी वाला इंपोर्टर हो गया है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए 21-22 में वर्ल्ड का कौन सा ऐसा कंट्री है जो राइस का इंपोर्टर है भारत के राइस का, तो आप बता सकते हो ना, चाइना। बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ द अंडर भारत गौरव स्कीम। देखिए पहली बात बता देता हूँ, इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन है, इसमें प्राइवेट कौन होगा, चलाने वाला भी होगा। अब देखिए यहाँ पर है क्या, द फर्स्ट ट्रेन टू बी द ऑपरेटेड बिटवीन द कोयम्बटूर एंड शिरडी। और ये कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है, कोयम्बटूर से सिडनी की तरफ चलाई जा रही है। और इसमें खास बात क्या है वो देख लीजिए, यहाँ पे क्या दिया है, बाई ए प्राइवेट ऑपरेटर। और ये ऑपरेटर यानी कि इसको जो चलाने वाला होगा इस ट्रेन को, वो भी कौन होगा, प्राइवेट होगा, आम इंसान होगा जो इसको चलाएगा। जिसको ट्रेन किया गया है प्राइवेट व्यक्ति चलाएगा। प्राइवेट जैसे आपने देखा है टैक्सी हायर करते हैं ना, ऐसे ये प्राइवेट ट्रेन रहेगी। किसी को शिरडी जाना है, किसी भी समय जाना है, वो उस समय उस ट्रेन के थ्रू जा सकता है। कहाँ से, ये कोयम्बटूर से शिरडी के लिए। अब होता क्या है, जैसे कि आप इसको चलाने की क्या जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। कम डिब्बों के साथ इसको बनाया गया है। जैसे हमारे करीबन 100 लोग हो गए, हम चाहते हैं शिरडी के दर्शन कर लें, तो कोयम्बटूर से शिरडी जाने के लिए 100 लोग हुए, हमने कहा चलो ट्रेन को ले चलो। अभी क्या होता है, जो प्राइवेट टैक्सी हायर की जाती है उसको क्या करते हैं, जब हमारी जेब में पैसा होता है उसी समय जहाँ जाना है वहाँ पे हायर की और चल दिए। लेकिन ट्रेन का ऐसा नहीं होता था। ट्रेन का एक सिस्टम होता था, टाइम होता था, उसी समय पर आप जाओगे तो मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोयम्बटूर से शिरडी के लिए एनी टाइम आप ट्रेन मिल जाएगी। प्राइवेट ट्रेन है, जब चाहोगे जब वो चलने के लिए तैयार है, आपको किराया चुकाना है, आप ले जाइए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और ये चालू हो रहा है। जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोयम्बटूर टू शिरडी प्राइवेट ऑपरेटर होगा अंडर द भारत गौरव स्कीम के तहत। कौन सी स्कीम होगी इसके साथ, भारत गौरव। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और द इंडियन रेलवेज वाज द फ्लैग ऑफ, और इस तरीके से इसको चलाया जाएगा। पहली ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन के साथ, ठीक है। और आगे चलते हैं, चलिए कंप्लीट हुआ ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। आरती प्रभाकर टू बी अपॉइंटेड एज साइंस एडवाइजर द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। आरती प्रभाकर की बात हो रही है यहाँ पर। और यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन इज द एक्सपेक्टेड टू नेम आरती प्रभाकर एज द हेड ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी। देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बनाई जाएगी, व्हाइट हाउस ने एडवाइजर के रूप में, जैसे हमारे यहाँ पे भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवाइजर बनाया जाता है, ऐसे वहाँ पर भी होता है। तो इसकी एडवाइजर के रूप में जो भारतीय मूल की है आरती प्रभाकर, ये वहाँ पर इंडियन बन गई। यानी कि ये इंडिया से वहाँ पर जाने के बाद वहाँ की यूएस की इन्होंने कह सकते हैं वीज़ा ले लिया था, फिर वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, और इसके बाद ये वहाँ की बन गई हैं। तो इनको वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। ये टॉप सलाहकार के रूप में होते हैं, और जो बाइडेन के ये सलाहकार हैं। इसका नाम क्या है, आरती प्रभाकर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वो भारतीय मूल की महिला कौन सी है जिसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सलाहकार नियुक्त किया है, किसका, जो बाइडेन का या यूएस प्रेसिडेंट का सलाहकार नियुक्त किया है। तो आप बता सकते हो आरती प्रभाकर। इसके बारे में थोड़ा सा आप जानना चाहो तो जान सकते हैं। ये क्या काम करेगी, OSTP, ओ का फॉल ऑफिस ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी।
और विल सक्सीड इलेक्ट लैंडर हु लेफ्ट द रोल 9 months after the appointment in the admitted by the staff creating the hostile work environment during the tender। अब यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के लिए बात की जा रही है, तो यहाँ पे डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी DARP, इसको डार्पा बोलते हैं, और यहाँ पर NIST भी बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो यहाँ पर ये काम करने वाली हैं और इन्होंने बहुत काम भी किया है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। एपिडा ऑर्गेनाइज्ड मैंगो फेस्टिवल इन द बहरीन टू बूस्ट एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो। मैंगो की सप्लाई के लिए, बूस्ट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अभी बहरीन ने एक मैंगो फेस्टिवल मनाया है जिसका नाम है एपिडा ऑर्गेनाइज्ड मैंगो फेस्टिवल। ये ऑर्गेनाइजेशन है एपिडा, इसने मैंगो फेस्टिवल लॉन्च किया है बहरीन में। और इसको बहरीन आप जानते हो बेटा, टू एक्सपोर्ट ऑफ मैंगोज एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा हैज द ऑर्गेनाइज्ड द 8-day लॉन्ग मैंगो फेस्टिवल इन बहरीन। ये कितने दिन तक चलने वाला है? 8 दिन तक चलेगा। यहाँ पर मैंगो की किस्म के बारे में और मैंगो को बढ़ावा देने के लिए, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए ये किया गया है। इसमें 34 वेराइटी ऑफ मैंगो फ्रॉम ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड द उड़ीसा आर बीइंग डिस्प्ले एट द 8 डिफरेंट लोकेशन ऑफ बहरीन अल जीरा ग्रुप ऑफ सुपर मार्केट। तो वहाँ पर इंडिया की ये कुछ स्टेट है जहाँ पर मैंगो पैदा होता है, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश वगैरह, उड़ीसा से यहाँ पे मैंगो गया है। और ये जो मैंगो फेस्टिवल है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि मैंगो फेस्टिवल इस साल कहाँ मनाया गया है, तो बहरीन अलजीरा में मनाया गया है। ये वहाँ की कैपिटल है अलजीरा, तो वहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया गया है। कितने दिन तक चला? ये 8 दिन तक चलेगा। क्यों बनाया गया है? क्योंकि मैंगो फेस्टिवल में मैंगो को एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। भारत से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी किस्में, 34 किस्में वेराइटी जो होती है मैंगो की, जिसमें चूसा है, लंगड़ा है, दशहरी है, ऐसे करके वेराइटी होती है मैंगो की, नंबर ऑफ मैंगो की वेराइटी, इनको इसमें डिस्प्ले किया गया है जिससे इनकी वेराइटियों को लोगों को पता चले और वो उसको खाने के लिए परचेज करें, जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़े और ख़रीदारी बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इंडिया अमेरिकन राधा अय्यर प्लम्ब द नॉमिनेटेड बाय द बाइडेन टू टॉप पेंटागन पोजीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये राधा अय्यर है और ये अमेरिकन के चीफ ऑफ स्टाफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की बना दी गई हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ये इंडियन अमेरिकन इज द करेंटली चीफ ऑफ स्टाफ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। अमेरिका की जो पोस्ट ऑफ पोजीशन होती है डिफेंस की, उसकी चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी चीफ सेक्रेटरी है, यानी कि सेक्रेटरी मैन होता है, उसके बाद सेकंड पोजीशन किसकी होती है? डिप्टी सेक्रेटरी की। तो ये इतना बड़ा इनको ये पद दिया है, टॉप 10 लोगों में इसको शामिल किया गया है। भारतीय है, ये भारतीय मूल की हैं। ये अमेरिका में जाने के बाद अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली है और वहीं की होकर हो गई हैं। लेकिन इनका कितना रोल है अमेरिका के डेवलपमेंट में, अमेरिका के देश के कंट्री में, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनका ध्यान रखना है आपको। ये नॉमिनेट हो चुकी हैं और इनका बड़ा अच्छा पोजीशन भी है, ठीक है। और पेंटागन क्या है? पेंटागन वहाँ का एक रक्षा मंत्रालय, मतलब सॉरी, एक ऐसा जगह है जिसके ऊपर ये कहा जाता है कोई भी नहीं आ सकता, उसमें गुप्त हथियार बनाए जाते हैं। और पेंटागन ऐसा दुनिया का हाईटेक जगह है जहाँ पे हथियार बनाने के लिए रिसर्चर और वैज्ञानिक काम करते हैं। ये अमेरिका में है और ये इसको एक अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे वो तो नहीं याद रहा है, टॉप 15 बोला जाता था, क्या बोला जाता था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, जस्ट मुझे अच्छे से पता है बेटा इसके बारे में। तो ये ध्यान रखना है। जो बाइडेन के साथ में ये दिख रही है आपको, ये चेहरा राधा जी है और डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस स्टाफ के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं।